हेलो एवरीवन, सो दिस साइड योर मेंटर श्रुति भारद्वाज। कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे जल्दी जल्दी बताइए। और आप सभी का सीडीएस का एग्जाम आ रहा है अप्रैल में। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस आपका इतना ही है कि आप अपने जीएस के पेपर में 80 से ज्यादा नंबर, बिल्कुल आपने सही सुना है, मेरी गारंटी है 80 से ज्यादा नंबर जीएस के पेपर में लेके आएंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक ही पेपर में यूपीएससी ने सीडीएस के सेट ए में सेम क्वेश्चंस पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, लेकिन उस टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो रहता है, हमारा माइंड जो अच्छे से काम नहीं करता, तो आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। यही एनालिसिस जो आपको ना करना पड़े, मैंने पूरा क्वेश्चंस का करके दिया 120 क्वेश्चंस का, जिसका पार्ट 1 मैं आज अपलोड कर रही हूँ, जिसमें टॉप 9 ट्रिक्स सिखा रही हूँ कि आप 9 ट्रिक्स के साथ किस तरीके से 80 से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो। सिर्फ एक 7वीं 8वीं का ज्ञान, आपको बेसिक ज्ञान चाहिए। तो वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा, जिसमें मैंने एक एक ट्रिक्स सिखाई है। टॉप 9 ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसके आगे की ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो कोई बात नहीं, जो बच्चे अपने पैसे जो है वेस्ट नहीं करना चाहते, ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ट्रिक्स जो है बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फॉर गारंटेड आपके 80 से ज्यादा नंबर आएंगे जीएस में, खाली ट्रिक्स के थ्रू और एक बेसिक नॉलेज के थ्रू। तो आइए देखिए, हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सीडीएस 2023 पेपर सेकंड का ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इन्होंने बात बोली कि हमें लेवलॉइज टेक्निक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखनी है, जिसमें से पहली स्टेटमेंट है कि ये आपकी हड़प्पा पॉटरी के टाइम में मेन प्रिवेलेंट टेक्निक थी। तो देखो, जब भी यूपीएससी इस तरीके से नेम यूज करते हैं ना, उस पर आपको बिल्कुल अपने ना कान खड़े करके सोचना है कि हड़प्पा के टाइम पे क्या पता ऐसी कोई चीज यूज हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इस पे कॉल मत लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट पे आइए। इट रेफर टू द मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लैग टूल्स। यस, ये हो सकता है ना, मतलब इसने कहा है कि हम इसको प्री हिस्टोरिकली पहले के टाइम पे फ्लैग टूल्स बनाने में यूज करते थे। तो अगर इस टेक्निक से आपका एक सिंगल टूल भी यूज किया गया होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इट मीन सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, साथ ही में हमें एक पॉजिटिव सेंस दे रही है। तो सेकंड तो इसकी 100% करेक्ट है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, यूपीएससी वर्ड्स के साथ प्ले करता है, तो हम इस टेक्निक में ये सीख रहे हैं, इसको कहते हैं नेमिंग की टेक्निक, कि जहां भी नेम होगा आपको बिल्कुल फोकस होकर अपने क्वेश्चन को रीड करना है। तो इट मीन्स इसका जो पहला वाला पार्ट होगा, नाम जो है हड़प्पा, उसको वो इजिली यूपीएससी रिप्लेस कर सकता है। क्या पता गुप्ता पीरियड की हो, हड़प्पा पीरियड की ना हो, चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड की हो। ठीक है, तो पहली वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है और इसका आंसर हमारा रहेगा ओनली 2। हमारी करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 2 रहेगी। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, जब भी नाम आएंगे तो हम लोगों को बिल्कुल ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, और ज्यादा चांसेस है नेम की केसेस में कि वो स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग होगी। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। अब वीडियो के एंड तक देखेंगे हम, मोर देन इसमें से 80 क्वेश्चंस जो है, 80 मार्क्स का जो पेपर है वो ट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व जो है कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखो 23 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 और साथ ही में क्वेश्चन नंबर हमारा 67, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेट में सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, दैट इज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आपके। ठीक है, अब इन्होंने पहली स्टेटमेंट दी है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो हम मान लेते हैं कि एक डिसेंट वर्क होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सेकंड इन्होंने बोला पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, थर्ड इन्होंने बोला रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तीनों स्टेटमेंट में से कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो आप अननेसेसरी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो सेकंड ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, अगर सारी स्टेटमेंट यूपीएससी पॉजिटिव दे रहा है तो आपको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। हमारा आंसर रहेगा बी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 67th क्वेश्चन। इसके साथ ही जो सेम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी की तरह सेम है। ठीक है, तो क्योंकि पेपर में आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन बाद में जब आप एनालिसिस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये तो सेम क्वेश्चन पूछा था जैसा इन्होंने ऊपर पूछा। देखो 60 ये आ गया हमारा 66 एंड दिस वन इज 67। ये देखो आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इन इंडिया इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग इंक्लूड 17 SDGs। ठीक है, हर स्टेट में से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट इंडेक्स। हमें बताना है उसमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो देखो जीरो हंगर है, ये तो इंक्लूडेड है। रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ आपको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है,
लाइफ बिलो वाटर, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आप देख रहे हो, मैंने अभी जो आपको डिस्कस किया था, बताया था स्टार्टिंग में कि मैं सेम फोटो में दिखाया था कि इन्होंने ऑप्शन तक सेम रिपीट किया, लेकिन जब आप पेपर कर रहे होगे ना तो उस टाइम को आप उस टाइम पे ये चीज़ जज नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसका आंसर वैसे हमारा रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है, तो हम उसको फिनिश करेंगे ना, रिड्यूस क्यों करेंगे? बेसिकली हम बोलेंगे कि नो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होना ही नहीं चाहिए। ये रिड्यूस का क्या मतलब है? तो जब यूपीएससी ऐसे वर्ड यूज करता है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिड्यूस्ड, आपको इनमें जो है बिल्कुल अपने कान खड़े करके सोचना है। तो हमने तीसरी ट्रिक ये सोची है कि सेम पेपर में आपको एक जैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिससे हो सकता है एनालाइज करके आपका नेचुरली आंसर मिल जाए। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करना है, और जहाँ ऐसे वर्ड लिखे होंगे रिड्यूस्ड, इंक्रीज, डिक्रीज, इकोनॉमिक्स में अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, वहाँ इजीली फ्लिप फ्लैप की टेक्निक यूज की जाती है, फ्लिप फ्लैप की, कि इजीली यूपीएससी स्वाइप कर सकता है वर्ड्स को। तो ऐसा कोई हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो बताओ, आप तक आपने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों के अंदर मैंने आपको ट्रिक से सॉल्व करवा दिया। मैंने ऐसा कोई हाईफाई जो है ज्ञान यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि नॉर्मली एक जो बच्चा होता है ना 6th 7th 8th का, जिसको बेसिक नॉलेज होगी, वो भी इस पेपर में इजीली क्वेश्चन अटेन सॉल्व कर सकता है। द थिंग इज, आप में बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए पेपर्स को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली मैं सोच रही थी पहले आपको लाइन वाइज करवा दूं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, जिससे एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और आपको लगे यस, हमें इस वीडियो से इंटरैक्टिव सीखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको इस वीडियो से सीखने को नहीं मिल रहा ना, तो आप बेशक इस वीडियो को लेफ्ट कर दीजिए, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से 2 क्वेश्चन भी आपके एक्स्ट्रा ठीक हो जाएंगे ना, मेरी ट्रिक्स के रिगार्डिंग कह लो या कॉन्सेप्ट सुन के कह लो, क्वेश्चन में, ट्रिक्स में, तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगी और मैं सोचूंगी हाँ, मेरे पढ़ाया हुआ, मेरा एनालिसिस किया हुआ कुछ काम आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो, इसमें बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आसियान इज करेक्ट। हमें आसियान के रिगार्डिंग बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से जो है करेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान रोटेट्स एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। कि चेयरमैनशिप जो है आसियान की रोटेट होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे के बेसिस पे। ठीक है, सेकेंड इज द चेयरमैनशिप इज डिसाइडेड बाय वोटिंग अमंग द मेंबर स्टेट्स। कि जो चेयरमैनशिप है वो वोट करके डिसाइड होगी। अब आप मुझे बता, क्या ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? एक कह रहा है अल्फाबेटिकली रोटेट हो रही है, ठीक है, और दूसरा आपका कह रहा है कि आपकी जो मेंबरशिप की वोटिंग है, वोटिंग के बेसिस पे रोटेट हो रही है। देखो, दोनों में डिफरेंस दिख गया आपको यहीं पे। इट मीन्स 1 और 2 तो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 4 आपकी है, आप लिखते जाओ पेन कॉपी उठा के। मैं आपको कह रही हूँ, आपको बहुत फायदा होगा CDS 24 के एग्जाम में। ठीक है, तो 1 और 2 एक साथ नहीं आएंगे तो काट दो, A चला गया, D चला गया। इसमें आपने कोई अभी तक नॉलेज नहीं लगाई हो। ठीक है, इसके बाद आप देखो थर्ड स्टेटमेंट, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, जो है हमारा आसियान का मोटो होगा क्या? नेक्स्ट हमारा है 12th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज आसियान डे। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया यूपीएससी नेम के साथ, डेट्स के साथ, ईयर के साथ बहुत अच्छे से प्ले करता है। तो 12th अगस्त को रिप्लेस करना या किसी और डेट को रिप्लेस करना इस डेट से बहुत इजी है। मान लो हो 12 सितंबर हो, मान लो आपको नहीं पता आसियान का जो है डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त उसने ऐसे डेट पिक कर ली कि बच्चे को लगेगा ठीक है, लेकिन क्या पता वो तो जून में हो, जुलाई में हो। तो डेट को इजीली स्वाइप करना, जो मैंने अभी आपको फ्लिप फ्लैप टेक्निक बताई थी, वो बहुत इजी है। तो 4th वाली स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करना यूपीएससी के लिए बहुत इजी है, इनकरेक्ट बनाना। तो इट मीन्स 4 भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बचता क्या हमारे पास? बी ऑप्शन 1 और 3, और इसका आंसर भी वही है, बी। तो क्या आपने इसमें कोई अलग ज्ञान लगाया? नहीं, आपको ना फर्स्ट स्टेटमेंट पता थी ना सेकेंड। आपने देखा पहली दूसरी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो दोनों एक साथ हो नहीं सकती हैं। उसके बाद आपने देखा डेट को इजीली यूपीएससी रॉन्ग बना सकता है। तो सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच गए। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, प्रिसाइसली यूज करना, माइंड से आपने यूज किया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं आपके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द PDS दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें देखो, आप पहला है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। कि PDS सिस्टम आपका जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। हो सकता है ठीक हो, अभी आगे देखते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। FCI ने बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें, बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशियरीज। दोनों सेंटर और स्टेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बेनिफिशियरीज है हम उनको आइडेंटिफाई करें। देन सम स्टेट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल आइटम्स टू मास कंजम्पशन थ्रू, मतलब पीडीएस के थ्रू वो अपने ऑयल, एडिबल ऑयल्स हो गए, आपके पल्सेस हो गए, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली आप मुझे बताओ, जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है, एक सेकेंड, हाँ देखो, जो हमारी ये फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। क्या हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग पीडीएस में मॉडिफिकेशंस करता है? तो ये पॉसिबल है कि स्टेट ने बेसिकली अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी होंगी अपने लोगों को। तो इट मीन्स हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो तो आंसर में होनी ही होनी चाहिए। और फोर्थ हमारा है आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, अब जब भी आपको, मैं ट्रिक नंबर 5 बता रही हूँ यहाँ पे आपको, कि जब भी आपको बी ऑप्शन में से और दूसरा कोई भी ऑप्शन है ए सी डी, इनमें से चूज करना हो तो आप हमेशा बी को ही चूज करोगे। ठीक है, एक ट्रिक ये। दूसरी ट्रिक ये है आपकी कि जब भी आपको दो ऑप्शन है जिसमें एक में ज़्यादा स्टेटमेंट है और एक में कम स्टेटमेंट है, तो आपको ज़्यादा वाला आंसर चूज करना है। इसका साइकोलॉजिकल एक लॉजिक है इस चीज़ के पीछे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर दूंगी फर्दर। ठीक है, बता दूंगी उसका रीज़न क्या है प्रॉपर, क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना ज़रूर याद रखें कि अगर दो ऑप्शन है जिसमें से एक में ज़्यादा स्टेटमेंट है, एक में कम स्टेटमेंट है, तो यूपीएससी की टेंडेंसी क्या है, जो ज़्यादा स्टेटमेंट वाला है वो आंसर होगा। ठीक है, आप अब चेक कर लीजिए। जब आपने मैंने बताया चौथी जो स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर स्टेट आपको पता है अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करेगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इससे आपको पता चल गया फोर्थ स्टेटमेंट आंसर में आएगी ही आएगी। तो ए चला गया, सी चला गया, हमारे पास बचता है बी एंड डी। बी एंड डी में 4 4 है। अब आपको देखना 1 2 4 होना चाहिए या 3 एंड 4 होना चाहिए। तो मैंने कहा अभी कि जब एक जगह 3 स्टेटमेंट है, एक जगह 2 स्टेटमेंट है, तो ज़्यादा स्टेटमेंट वाला हमारा आंसर होगा। और ऊपर से वो बी में दिया तो सोने पे सुहागा हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपने इसमें क्या कोई बुद्धि लगाई? नहीं लगाई ना। ये होते हैं आपके ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे फ्री में कोई अवेलेबल नहीं कराएगा इतने अच्छे से जैसे मैं बता रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से मैं फ्रीली आपको सारे PYQs करवा दूंगी CDS के, और आप मेरी गारंटी है बिल्कुल अच्छे से पेपर निकाल के आएंगे। 80+ नंबर लेके आएंगे आप GS में, कम से कम 80 से ज़्यादा क्वेश्चन आप ठीक करके आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। लेट मी वेट ए सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57 देखा है, 60 भी देख लेते हैं क्योंकि 60 भी इसी तरीके का है। मैंने एक जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें सॉइल बताना है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, दे कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, दस दे आर कॉल्ड इनफर्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, दे स्ट्रक्चर जो है रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी। सैंडी टू लोमी, आपने कान खड़े कर लेना, ये मेन इन्होंने बता दिया है। सैंडी मतलब जैसे आपकी जो सैंड होते हैं वैसा। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, ये हमारा गुजरात का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे, और ईस्टर्न कोस्ट इन सुंदरबंस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। वो गुजरात तक लिख के छोड़ सकता था, लेकिन उसने आपको मेंशन करके दिया कि सुंदरबन किधर है, इधर है, वेस्ट बंगाल किधर है, इधर है, यहाँ पर है। तो आप मुझे बताओ, आपने यहाँ मैनग्रोव ट्री, मतलब एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि हमारे सुंदरबन में कौन से पेड़ है, मैनग्रोव के ट्रीज है। ठीक है, वहाँ पे हमारा पूरा जो है दलदल टाइप का एरिया, कीचड़ टाइप का एरिया है। तो वहाँ का जो पानी है, मैनग्रोव ट्री की खास बात यही होती है, ये सॉल्टी वाटर में भी बहुत अच्छे से जो है रह पाते हैं। मैनग्रोव ट्रीज हमारे सॉल्टी वाटर में अच्छे से रह पाते हैं। तो सॉल्टी मतलब क्या होता है, सलाइन मतलब नमकीन पानी। तो आंसर हो गया डी। तो किसकी बताओ, एक वर्ड से आपने गेस कर लिया, बस उसने सुंदरवन लिख के दिया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है वो पकड़ना है, जैसे मैं भी आपके सामने सॉल्व करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, सलाइन वाटर या सलाइन सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाउड। हमें क्लाउड के रिगार्डिंग बताना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड। सबसे ऊपर वाले हाई क्लाउड्स होंगे आपके, देन मिडल, देन लो। सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता है, ठीक होगा ही होगा। थर्ड इज स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड। मान लो आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता क्योंकि उसने बहुत स्पेसिफिक दे दिया कि निम्बो स्ट्रेटस हो गया, स्ट्रेटोक्यूमुलस हो गया, है ना। फोर्थ हमारी है, क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन।
देखो आपने गाना सुना होगा, ऐसे करके आपने कुछ गाने, जैसे कि एक गाना है हमारा निम्बोड़ा निम्बोड़ा, आपने सुना हो तो ठीक है। और मोस्टली आप देखना इस टाइप के जो गाने होते हैं ना वो बेसिकली रेन डांस से ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, है ना। तो निम्बो जो वर्ड है, मतलब अगर आपको नहीं भी आंसर आ रहा तो मैं बता रही हूँ आपको रिलेट कैसे करना है। तो जो निम्बो जो वर्ड है वो आप देखोगे कि पानी वाले क्लाउड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ज़्यादातर, कि मतलब जो ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि जहाँ पे बारिश हो रही है। तो इट मीन्स फोर्थ वाली स्टेटमेंट आपकी आएगी ही आएगी, निम्बो को एसोसिएट किया जाता है पानी के साथ, ठीक है। तो देखो फोर्थ वाली स्टेटमेंट, फोर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब बी सी डी तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, नींबू पानी भी तो पीते हैं, उसमें भी तो देखो पानी होता है, तो नींबू तो पानी, नींबू और पानी तो साथ में आएंगे ही आएंगे, तो नींबू वर्ड पानी के लिए यूज़ होगा ही होगा। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट पे और सेकंड पे और थर्ड पे। देखो पहली वाली इसने बोला कि टू मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स है, स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म, ठीक है। देखो दो टाइप के आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेटिफॉर्म मतलब जो लेयर में होंगी क्लाउड्स आपके, और दूसरे होंगे क्यूमुलिफॉर्म। इसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है और इसमें आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दे दिया कि भाई इसी कैटेगरी के ही ये क्लाउड है। उसने एक मेजर क्राइटेरिया बोल दिया कि दो टाइप के क्लाउड है, एक स्ट्रेटिफॉर्म एक क्यूमुलिफॉर्म। तो ठीक है, ठीक हो सकती है ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ही, है ना। तो इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। इसमें आपने ऐसा कुछ खास अपना तीर नहीं चलाया, नॉर्मल है भाई, स्ट्रेटिफॉर्म क्यूमुलिफॉर्म। सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। अब ये भी हमें पता है कि ठीक है, क्योंकि हमारे सबसे ऊपर वाले क्लाउड को क्या बोलोगे आप, हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड ही तो बोलोगे, मिडल वालों को मिडल बोल दोगे और लो वालों को लो बोल दोगे, मतलब सेकंड भी ठीक हो गई हमारी, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट पे चलो श्योर नहीं भी थे, लेकिन आप इस पे तो श्योर हो कि 2 और 4 तो 100% करेक्ट है ही है। तो 2 और 4 आपके बी में है और सी में है, ठीक है। डी में तो है ही नहीं, तो डी तो काट ही दो, तो या तो बी या तो डी, सी सॉरी। तो अभी मैंने आपको बताया था जब आपके एक ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट है और एक ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट है तो आपको ज़्यादा वाले स्टेटमेंट के साथ जाना है। वही ट्रिक मैंने भी आपको अप्लाई करके दिखाई थी, जिसमें से बी अगर आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है तो 100% है वो आंसर बी ही होगा, और इसका आंसर क्या है हमारा बी। बी में हमारे 3 स्टेटमेंट थे, सी में हमारे 2 स्टेटमेंट थे, तो हमारी 1, 2 और 4 जो है करेक्ट होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब आगे चलते हैं बेसिकली। अब मैं इनको ना लाइन वाइज करवाना शुरू कर रही हूँ आपको, ठीक है। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको छोड़ देंगे, ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि देखो हम इस तरीके से वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तो अब सीधा हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि मैं इसके पार्ट 2 में आपको रेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगी। आज हम पार्ट 1 में क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम हाफ क्वेश्चन देखेंगे, देन हम पार्ट 2 में बाकी के रेस्ट अपने हाफ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रू हिज आइज बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, हम इसको बेसिकली 2 से 3 पार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि जो बच्चा है वो आपके पास के ऑब्जेक्ट देख सकता है, मायोपिया कहते हैं इसको, ठीक है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। अब ये तो हमें पता है कि आप इस डिजीज़ को मायोपिया कहते हैं या इसमें क्या होता है, लेकिन सोचो आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो, आप भूल गए, आपको नहीं पता मायोपिया किसको कहते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। अब हमें बताना है बच्चे के आँख में डिफेक्ट क्या है, प्रोबेबल क्या हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई, कि भाई उसकी आँख का जो कर्वेचर है वो बड़ा हो गया, इस वजह से बच्चे की आँख में डिफेक्ट आ गया, ठीक है। सेकंड, आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, अब आपको यहाँ अपने कान खड़े कर लेने, टू स्मॉल क्या होता है, ठीक है। थर्ड इज, एक सेकेंड नियर अप कर देती हूँ मैं, हाँ। थर्ड इज हमारा द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लार्ज, के जो फोकल लेंथ है वो टू लार्ज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, की जो आई बॉल है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यूपीएससी जो है वो किसी भी चीज़ पे जब स्ट्रेस दे रहा है, ट्रिक नंबर 6 है, आप लिख सकते हो, जब वो इस तरीके से लिखे टू स्मॉल, ठीक है, या लिख दे मान लो टू लार्ज, किसी भी चीज़ पे ऐसे लिख दे, या फिर टू लार्ज, इट मीन्स यूपीएससी चाह रहा है आप उस पॉइंट पे ध्यान दो स्पेसिफिकली, वो जो है वो या तो मतलब अगर सही होगा तो आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज वो गलत है 90% केसेस में। क्योंकि अगर उसको स्मॉल बोलना ही है तो वो टू नहीं बोलेगा, वो खाली क्या बोल देगा, स्मॉल, द आई बॉल हैज़ बिकम स्मॉल, इस तरीके से बोल देगा। देखो ये टू लिखने की कोई नीड नहीं है, एक्सेस में लिख दिया, या फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज लार्ज, वो ऐसे लिख देगा ना। तो टू वाले जो है ना ये हमेशा हमारे गलत होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। तो जो टू वाले हैं ये आप काट दो, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा जिसमें 2 है, ठीक है, 2 गया, और ऑप्शन नंबर 3 जिसमें वो चला गया।
अब हमारे पास बचता है ए और सी में से। मैंने अभी आपको बताया था जब ज़्यादा स्टेटमेंट है और एक साइड कम स्टेटमेंट है तो ज़्यादा स्टेटमेंट वाला आंसर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 4। ये ट्रिक जो है बिल्कुल रामबाण है, इसको तो आप गांठ बांध के पेपर में अटेम्प्ट कर देना कि आपके 10 में से, मैं ये नहीं कह रही 10 में से 10 इस ट्रिक से ठीक हो जाएंगे, लेकिन 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन जरूर ठीक हो जाएंगे। तो ज़्यादा स्टेटमेंट वाला हमारा आंसर है, आंसर नंबर सी। अभी मैं आपको क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो मैं क्लासेस में करूँगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस आपको अपडेट्स जो हैं डेली मिलते रहेंगे। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में आंसर तक कैसे पहुँचना है। फाइनली हमें अपने आंसर तक पहुँचना है, SSB देने जाना है। कॉन्सेप्ट आप बाद में भी सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सोनिक बूम जो है इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ। हमें बताना है सोनिक बूम कब प्रोड्यूस होता है। देखो, जब हमारी जो स्पीड होती है साउंड की ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब बेसिकली साउंड ट्रेवल ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड जो है एक नॉर्मल स्पीड है जो साउंड की, उससे ज़्यादा ट्रेवल करे। ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं किसी भी एंगल से, लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लेसर देन द स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड, अगर वो इक्वली ट्रेवल करेगी तो सोनिक बूम प्रोड्यूस नहीं होगा। बूम का मतलब क्या होता है, बूम आप पटाखों पे लिखा हुआ देखते होगे, बूम मतलब ऐसे ऐसे करके कोई चीज़ जो है फट गई है, तो इट मीन्स उसने बहुत तेज़ आवाज़ करी। बूम मतलब नॉर्मल से बहुत तेज़ आवाज़ की, आम भाषा में हम यही समझते हैं बूम का मतलब। तो नॉर्मल से बहुत तेज़ आवाज़ की मतलब ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, नॉर्मल साउंड की स्पीड से उसने बहुत तेज़ जो है ट्रैवल किया बेसिकली। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन बचते थे, या तो आप लेसर देन द स्पीड ऑफ साउंड करो, तो वो बूम कैसे हुआ, वो तो फुसी हुआ, फुसी बम होते हैं ना हमारे, वो तो वो हुआ। तो बूम मतलब उसने स्पीड की साउंड से भी ज़्यादा ट्रेवल किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर द एलिमेंट ऑफ गोल्ड, टिन, लेड रिस्पेक्टिवली। तो ये तो हमें 6th क्लास में बता दिया जाता है कि हमारा गोल्ड के लिए हम AU यूज़ करते हैं, टिन के लिए हम SB यूज़ करते हैं, और आपके लेड के लिए हम PB यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर तो हमारा डी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं भी पता था तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो, अब सबसे पहले आप अपने उस ऑप्शन पे जाओ जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस में डाल रखे हैं। ये हमारी ट्रिक नंबर 7 है, आप लोग नोट कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पे GA से शुरू है, AT से शुरू, AU से शुरू, AU से शुरू। इट मीन्स A और B तो आपके होंगे नहीं, क्योंकि एग्जामिनर की साइक है बच्चे को यहाँ कंफ्यूज करना। तो जहाँ जब आपके कंफ्यूजन वाले ऑप्शन डालेगा इट मीन्स उन ऑप्शंस में से आंसर है। क्या मतलब मैंने बोला जहाँ पर एग्जामिनर रिपीट करके कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डालेगा इसका मतलब उनमें से आंसर है। तो मतलब C और D में AU आया तो एग्जामिनर को लग रहा है बच्चा यहाँ कंफ्यूज होगा, इसलिए आंसर किस में से, या तो C या तो D। अब दोनों में देखो लेड सेम है, PB भी सेम है ना। अब हमारे पास बचता है SN या SB में से कोड लेना, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी किसी को आइडिया होगा तो वो बता देगा, जो टिन होता है उसका सिंबल SB होता है, SN तो कोई ऐसा सिंबल ही नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर D हो जाएगा। अगर आपको चलो नहीं भी पता चल रहा था, लेकिन आप 50-50 तक तो पहुंच गए, आपको ये तो पता चल गया ना C और D में से आंसर है, C और D में से कोड लेना है। तो 50% प्रोबेबिलिटी आप आंसर को सही मार्क करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D, ठीक है। ये D हमारा आंसर है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखे, ये हिंदी में भी है, आप लोग चाहो तो रीड कर लेना, ठीक है। हाँ, ये देखो, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। हमारे कंपाउंड में, जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैंने H2SO4 ले लिया, ठीक है। इसमें से अगर हमें अलग अलग सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे हाइड्रोजन को अलग, सल्फर को अलग, ठीक है, या मान लो हमने HCl ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली आप बताओ, क्या HCl आपके पास एसिड है, क्या आप उसको हीट कर दोगे तो वो सेपरेट हो जाएगा? नहीं होगा यार, वो एसिड है, वो पानी जैसा दिखेगा लेकिन सेपरेट कैसे होगा, वो नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओहो इतना भारी भरकम वर्ड, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। जो बच्चे ऐसे ही उठ के मतलब एडमिट कार्ड रात में निकाल के पेपर देने गए हैं, तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, नहीं सुना तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन फॉलोड बाय आयन एक्सचेंज। अब इतनी लंबी लाइन लिख दी, डीकम्पोजिशन मतलब हिंदी में छोड़ो, हिंदी में पढ़ के देखो एक बारी कि डीकम्पोजिशन मतलब होता है तोड़ना, डीकम्पोज करना, सड़ना, गलाना। तो आपको ये HCl कोई सड़ाना गलाना थोड़ी है कि भाई अलग अलग आयंस जाएंगे, सड़ा रहे गला रहे, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये एक केमिकल है, HCl क्या है, एक केमिकल है, कंपाउंड है, तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, केमिकली सेपरेट करेंगे। तो सबसे प्रिसाइज आंसर हो गया हमारा ए, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो जो आपने एग्जाम्पल लिया HCl, जो कि खुद एक केमिकल है, कंपाउंड है, एसिड है, आप कुछ भी कह लो, तो उसको उसी के तरीके से सेपरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज करेंगे, ठीक है।
तो बताओ इसमें आपने अभी तक हम कितने क्वेश्चन, मोर देन 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ भी आपने ऐसा देखा जो हमसे नहीं हो पा रहा? सारे मैंने आपको सिंपल रीजनिंग, सिंपल लॉजिक से कराए। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी 80% से ज़्यादा क्वेश्चन, 80 से ज़्यादा मार्क्स आपके ऐसे सिंपल लॉजिक, सिंपल रीजनिंग से हो जाएंगे। ठीक है, बस पेपर में आपको घबराना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जब हमने दीवार पे घरों में सफ़ेदी कराते हैं हम लोग, तो जो हमारा स्लेग्ड लाइम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इन्होंने कहा। ठीक है, तो हमें बताने कौन सी रिएक्शन सही है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। अब देखो, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ए और बी के साथ जाओ, दोनों में CaO लिखा है, या आप CO D के साथ जाओ। सबसे पहली बात, जो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है ना, वो हमारा होता है CaOH ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी बारी बता चुकी हूँ, जो हमारा क्विक लाइम होता है, क्विक मैंने ऐसे याद करा था, क्विक मतलब जल्दी, तो क्विक मतलब जल्दी जिसकी स्पेलिंग छोटी है, तो CaO हमारा क्या है, क्विक लाइम है। तो ये तो पता चल ही जाएगा आपको। तो पहले दोनों ऑप्शन तो हमारे हो गए गलत, कि बेसिकली ये हमारे जो है आपके क्विक लाइम है, स्लेक्ड लाइम नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, या तो C या तो D। मैं स्पेस बना देती हूँ रब करके, देखो। तो जब हमने अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, अब आप मुझे बताओ कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये दीवार थी, इस पर हमने सफ़ेदी कर दी और दीवार को ऐसे ही छोड़ दिया ताकि सफ़ेदी सूख जाए, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है वो इससे जो है बेसिकली रिएक्ट करेगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड है या गैस है? सिंपल आपसे पूछती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ वो लिक्विड है या गैस है। तो हवा में तो ऑब्वियसली क्या है, वो गैस है हमारी, है ना, लिक्विड तो है नहीं। तो जब वो गैस है तो C वाला ऑप्शन में इन्होंने जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड लिख के दी है वो तो गलत हो जाएगा। अब जिस बच्चे को रिएक्शन नहीं पता आती, सिर्फ उसको इतना पता होना चाहिए था कि स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, घर में हम छोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के लिए, तो वो गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर जो है रिलीज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा D हमारा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? D। ठीक है, अब बताओ इसमें आपने कुछ अलग से प्रयोग किया हो तो, कोई अपना अस्त्र शस्त्र नहीं किया ना? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन? ये सिंपल आपकी बैलेंसिंग है जो छोटे बच्चों को मैथ्स में सिखाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आपका जो आयरन है उसके, मैं सीधे मेन जो इक्वेशन है वही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ आयरन के 3 है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, 4 2 8, इधर आयरन के 3 है और हाइड्रोजन के 8 है, ऑक्सीजन के इधर 4 है, इधर भी 4 है। आंसर C है, सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन मान लो आपको नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, आप काउंट करके देख लो। इसमें आयरन का 1 है, इधर आयरन के 3 है, ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन के इधर 8 है लेकिन इधर हाइड्रोजन के 2 है, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। इधर आयरन के 3 है, इधर आयरन के 3 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने, 4, ये भी गलत हो जाएगा। इधर आयरन के 3 है, इधर आयरन के 3 है, ठीक है, लेकिन वाटर कितने, 8, और इधर वाटर आपका सॉरी हाइड्रोजन कितना है, 2, और इधर हाइड्रोजन है 8, तो ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा हमारा C। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो। द टर्म फाइलोटेक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ, देखो फाइलो बेसिकली क्या होता है आपका, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, फाइलो होता है लीव से रिलेटेड, ठीक है, तो फाइलो हो गई आपकी लीव्स, टेक्सी होता है अरेंजमेंट। तो नाम आप तोड़ दो, बेसिकली नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ो, हिंदी में आ जाएगा कि फाइलो आपका जो हो गया लीव्स और टेक्सी हो गया अरेंजमेंट। ऐसा नहीं बोलते 1 टेक्सन 2 टेक्सन, तो वो अरेंजमेंट हो गया। तो देखो ऑप्शन ए इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ऑप्शन बी इज ब्रांचिंग इन स्टेम। तो टेक्सी पढ़ के आपको अरेंजमेंट पता चल जाएगा, तो बी में अरेंजमेंट का कोई जिक्र नहीं हुआ तो काट दो। सी इज फ्लावर फॉर्मेशन ऑन ब्रांच, इसमें भी अरेंजमेंट का कोई जिक्र नहीं हुआ, काट दो। डी इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अब आपको कॉल लेना था या तो ए या तो डी, अरेंजमेंट ऑफ लीव होगा या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होगा। तो 50-50% पे प्रोबेबिलिटी थी, या तो आप सही करोगे आप गलत करोगे, लेकिन इसका आंसर ए है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को बोलते हैं। कोई बात नहीं, अब 50% भी प्रोबेबिलिटी होती है, आप सही करते तो क्या पता सही हो जाता, लेकिन एटलीस्ट हमने इसमें ये तो सीखा है ना कि कैसे हमें वर्ड को ब्रेक डाउन करके, ट्रिक नंबर 8 है, वर्ड को तोड़ दो, तोड़ के आप 50% तक तो पहुंच ही जाओगे, उसके बाद आप कॉल ले लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही भी हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं भी होता तो कोई गम बनाने की बात नहीं है। हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हम 80 नंबर लेके आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है जीएस के पेपर में, और एक 7वीं 8वीं बच्चे के ज्ञान के साथ। ठीक है, हमने जिसके लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट किया नहीं है, तो इतने नंबर आ रहे हैं ना, तो खुश रहो उस चीज़ में, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है बैक्टीरिया के पास जो है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, जिसमें डीएनए होता है विदाउट प्रोटीन्स, इसने कहा ओनली डीएनए और प्रोटीन नहीं होते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं हम?
अब इसने कहा डीएनए है लेकिन प्रोटीन नहीं है। और हमारा प्रोटीन कैसे बनता है, एक तो आधी जनता तो क्या करेगी, न्यूक्लियो प्रोटीन दे के आंसर मार देगी कि प्रोटीन है। ये कैच होता है। मैं आपको ट्रिक नंबर 9 है, इसको कहते हैं कैच ट्रिक। बेसिकली जानबूझ के एग्जामिनर सेम वर्ड यूज करेगा, आगे क्वेश्चंस में भी दिखाऊंगी, लेकिन वो आंसर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, क्वेश्चन नंबर 9 की ट्रिक, नाइन्थ ट्रिक है हमारी कैच ट्रिक। तो न्यूक्लियो प्रोटीन आंसर नहीं है, सबसे पहले तो इसी को काट दो। ठीक है, आगे मैं दोबारा भी दिखाऊंगी और क्वेश्चन में भी ऐसी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होगा नहीं। अब देखो, ए ऑप्शन में बोला गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, जैसे ही आप ये वर्ड सुनोगे ना न्यूक्लियोसोम, ये वर्ड ही रिलेटेड होता है डीएनए से। जैसे आप सुनोगे क्रोमोसोम, ये तो सुनते हो क्रोमोसोम, इससे तो रिलेट कर ही लोगे। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन दोनों होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए एंड प्रोटीन दोनों होंगे, और इन्होंने हमें कहा विदाउट प्रोटीन। इसका मतलब ए ऑप्शन भी आपका चला गया। अब न्यूक्लियस बचा और न्यूक्लियोइड बचा। अगर न्यूक्लियस है तो ये हमें ये क्यों बोलेंगे कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए बी ऑप्शन भी चला गया। तो हमारा आंसर है डी फॉर डोंकी। ठीक है, हमने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। जबकि अगर मान लो जो बच्चा बायो का नहीं है उसको आंसर नहीं पता होगा और वो चारों वर्ड में कंफ्यूज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, न्यूक्लियो प्रोटीन इसलिए काट दो क्योंकि क्वेश्चन में प्रोटीन लिखा और वो यहाँ प्रोटीन देखती बच्चे आंसर मारेंगे, और एग्जामिनर की साइकोलॉजी भी यही थी कि वो बच्चा देखेगा प्रोटीन, अच्छा यही आंसर होगा। नहीं, इसको कहते हैं कैच ट्रिक्स, तो इसको काट दो। देन हमने देखा कि हमारा ए ऑप्शन न्यूक्लियोसोम, हमने देखा ये तो क्रोमोसोम से मिलता है। क्रोमोसोम इनको कहते हैं सेम वर्ड्स। ठीक है, तो सोम मतलब इसमें डीएनए प्रोटीन होंगे क्योंकि क्रोमोसोम में भी होते हैं, तो ए भी चला गया। अब बचता न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। अब उसने कहा इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो बी भी चला गया। तो आंसर बच गया डी। समझ में आया? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका डेमो लेक्चर कह लो, पार्ट 1 कह लो, ये इसका पार्ट 1 था। ठीक है, इसमें हमने साइंस के क्वेश्चन देखे और मैंने आपको 9 ट्रिक्स बता दी। ये 9 ट्रिक्स आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर में भी लगा कर देखना। अब मैं आगे इसका पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आऊँगी, जिसमें आपको मैं बाकी का जीएस का पूरा पेपर करा दूंगी। मोर देन 80 क्वेश्चन जो है या 80 नंबर के क्वेश्चन जो है हम इन्हीं ट्रिक्स के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इंग्लिश भी आपको पूरा इसी तरीके से रिवाइज करवा दूँ पिछले 10 ईयर्स के सीडीएस के पेपर्स, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो जल्दी से आपसे मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स के साथ जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, सबके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।